चलो आज हम लोग फिर से बात करेंगे सल्तनत कालीन की सैन्य प्रणाली पर पूरे जोश के साथ। ठीक है, सल्तनत देखो, आज हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य व्यवस्था थी तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित थी, क्योंकि मंगोलों से उनकी पड़ती थी कुछ मंगोल। ठीक है, और तुर्क से वो लोग आए थे, तो उनकी सैन्य व्यवस्था किस आधार पर कोई पूछ लेगा तो तुर्की और मंगोल। तुम कोई बोला कि तुम पर आधारित थी उनकी, तो तुर्की और माँ से मंगोल। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासन काल से होता है। ठीक है, सल्तनत कालीन जो सैन्य व्यवस्था है उसका शुभारंभ इल्तुतमिश के शासन काल से होता है। उसके काल में सल्तनत की सेना को हसम ए कलब और कलब ए सुल्तानी, क्या बात है, सुल्तान का कलब या हसम ए कलब, कलब का हसम या सुल्तान का कलब, क्या बात है। मतलब उसका सुल्तान का क्लब है, उसमें सुल्तान जाके डांस भी कर सकता है उस क्लब में। पता नहीं वो क्लब क्या है, डांस बार क्लब है कि, पर उस क्लब को सेना का मतलब मेन माना जाता है कि सेना का जो मेन है वही मतलब सेना के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में बलबन को सैन्य विभाग की स्थापना का तथा अलाउद्दीन खिलजी को केंद्र में एक स्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। दो श्रेय ले लो भाई, फटाफट आओ बलबन, आओ बलबन, फटाफट बलबन आया। बलबन ने बोले कि क्या तुमने किया भाई सेना के संबंध? बोला कि मैंने सैन्य विभाग की स्थापना की है। बोला कि सैन्य विभाग की स्थापना, ये लो एक चॉकलेट 5 रुपए वाली, बहुत बढ़िया भाई, सैन्य विभाग का तुमने स्थापना किया है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, दिल खुश हो गया भाई बलबन, तुम में यह बल था तभी तुम शायद, मेरे को लगता है, सैन्य विभाग कर पाए, पर तुम में शायद बल नहीं था, इसलिए तुम केंद्रीय स्थायी सेना नहीं कर पाए। तो तुम में बल जरूर था, बन नहीं था, तो बलबन हो तुम, इसलिए तुमने क्या है कि एक सिर्फ सैन्य विभाग की ही स्थापना की। जबकि अब देखो दूसरा जो आएगा, तो आप बोले कि उस राजा को बुलाया जाए जिन्होंने केंद्र में स्थायी सेना का गठन किया। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी बोला कि मैं हूँ, आई एम द खिलजी द पावर, ऐसा उसने बोला होगा। और उसने बोला कि अच्छा आपको क्यों प्राइज दिया जाए, केंद्र में स्थायी सेना रखी है, मजाक है क्या, लेवल है अपना भाई का लेवल है। तो बोले ठीक है भाई तुम भी नाम लेके जाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब हम लोग बात करते हैं मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव पद्धति पर आधारित था। किस बार दशमलव जो था ना, 10 के जैसे 10.2 ऐसे तरह, इस तरह से 10 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो मंगोल की सेना का वर्गीकरण दशमलव पर आधारित था। अब देखो आपको क्या क्या उसके पद थे ना, देखो अमीर ए दह यानी 10 सैनिकों का सेना नायक, समझ, दशमलव मतलब वो नहीं है, दशमलव मतलब 10 वाले। ठीक है, अच्छा अमीर दह मतलब 10 सैनिकों का सेना नायक। अमीर ए सदा 10 अमीरों या 100 सैनिकों का सेना नायक। वाह, या तो 10 अमीरों का या 100 सेना नायकों का सेना नायक। ठीक है, और अमीर ए हजारा मतलब 1000 व्यक्तियों का, जो 1000 सैनिकों का। ठीक है, और अमीर ए तुम्मन चाहिए हमको चुम्बन, तो 10,000 सैनिकों का वो था सेना नायक, मतलब 10 से गुना करते जाना है तुमको। तो 10 पहले 10 होगा, 10 से 10 गुना होगा, कितना हो जाएगा 100, फिर 100 से 10 गुना होगा, कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब 1000 से गुना होगा 10, तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना। अब देखो पहले 10 वाले को तो दह बोल रहे, दह मतलब 10, द का अगर स लगा देगा तो 10 हो जाएगा, अरे द ह लगा दी, गलत, तो थोड़ा मिसप्रिंट नहीं है, बट उनको नहीं आता था, उनको थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग तो अमीर दह बोल रहा है, 10 बोलो, 10 दह क्यों बोलो, 10 बोलो, 10 बोलोगे तो एकदम सही समझ में आएगा सबको, है कि नहीं। चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो आप कोई ठीक नहीं है, चलो ठीक है भाई, तुम्हारा 10 नहीं आ रहा, हम 100 लिख देते हैं, 10 हो गया, चलो बढ़िया, समझ में आ गया। अब जो है अमीर है सदा, अब सदा क्या बोलो, 100 बोलो सीधे, है ना, अमीर है सदा 100 बोलो, तो सामने वाले के इंसान को समझ में आए, तो चलो 100 से 100 मान लेते हैं, हम ही मान लेते हैं, तुमको तो नहीं आता, चलो ठीक है। अब आगे हजारा, चलो हजारा में तो 1000 याद कर लेते हैं, र होगा, र का डंडा काट देते हैं, 1000, तो मतलब 1000 सैनिकों का मालिक हो गया। फिर अमीर है तुमन, तो एक 10 और जोड़ दो भाई, दशमलव पद्धति पे मंगोलों का स्थिति था, तो एक और जोड़ दो, तुमन ले लो, उनका चुम्बन ले लो, 10,000 रुपये ले लो, ठीक है नहीं, तुमन जो लेना है लेके 10,000 सैनिकों को मालिक बन जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो था एकदम धाकड़ वाला, समझ में। हाँ,
चलो, यह सैनिक वर्गीकरण पद सोपान सूचक होने के साथ साथ सैन्य व्यवस्था के अत्यधिक केंद्रीभूत होने का आभास दिलाता है। ये सैनिक वर्गीकरण पद सोपान सूचक होने के साथ साथ सैन्य व्यवस्था के अत्यधिक केंद्रीभूत, कौन सा भूत, केंद्रीभूत होने का आभास दिलाती है। सैनिक सुधारों की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को सबसे महत्वपूर्ण युग माना जाता है। ये क्यों, देखो सिंपल बात है, अलाउद्दीन खिलजी को अभी हमने किस लिए दिया, क्योंकि उसने केंद्र में स्थायी सेना के संगठन किया था ना, तो उसको रियल में सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्योंकि केंद्र आज भी देखो ना, केंद्र का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी केंद्र और राज्य में जब टकराव होता है तो किसका हम लोग मेन मानते हैं ना, केंद्र का मानते हैं। केंद्र जीतता है उसमें ना, है ना। राज्य और जिला में या कहीं पे भी होगा दूसरी जगह, तो वहां पे राज्य जीत जाएगा ना। तो जो मेन पार्ट था ना उस समय केंद्र था, और अभी भी केंद्र है, तो केंद्र के लिए उसको अच्छा खासा माना गया। मतलब सैनिक सुधारों की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को सबसे महत्वपूर्ण युग कहा गया। अब कोई बोल देगा कि सैन्य सुधारों की दृष्टि से किसका जो युग सबसे बेस्ट है, तो हम लोग आंसर देंगे अलाउद्दीन खिलजी का युग। और उसका कारण पूछेगा क्यों भाई, तो बोलेंगे उसने केंद्र में स्थायी सेना का संगठन किया था, क्योंकि उसने एक स्थायी सेना का गठन किया था, सैनिकों की सीधी भर्ती की थी, देखो सीधी भर्ती की थी उसने, गजब एकदम। और उन्हें सरकारी खजाने से नगद वेतन मिलता था, डायरेक्ट पैसा देता था, बहुत खतरनाक। वो तो लेवल था, मतलब इसका देखो नहीं, भले इसका कार्यकाल इतना का ज्यादा नहीं है, बट इसका लेवल बहुत ज्यादा, समझे, इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई है, समझे, हाई एटीट्यूड, हाई लेवल का आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। मतलब एक तरह से देख, यथोचित रूप से निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को सरकारी भाषा में मुर्तब कहा जाता है, ठीक है। मुर्तब बोलेंगे ना, मुर्तब, ठीक है, मुर्तब, उसको क्या बोला जाता है, मुर्तब। यानी वो कहते थे कि मतलब कहने का मतलब है कि सैनिकों को सरकारी भाषा में क्या बोलते हैं, मुर्तब। जैसे कि वो बोल रहे थे मरने, जब तक मरेंगे नहीं ना तब तक हम लोग लड़ेंगे, तो सैनिक थे वो ऐसे, मरने जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे, तो मुर्तब ऐसे करके, ऐसे उन्होंने कहा। एक घोड़ा रखने वाले अश्वारोही को वार्षिक वेतन का 243, 234, 234, ऐसे याद करो, 234 टका निश्चित किया गया था। दो अस्पा मतलब 2 घोड़े रखने वाला, 2 अस्पा सैनिकों को 78 टका वार्षिक अतिरिक्त प्रदान किया जाता था। अब उसमें 273 में 234 में जोड़ दो और 78 टका, भाई 2 घोड़े रख रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उनकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग व हुलिया प्रथा में सिंपल बात है कि जो भी सैनिक आता था ना उसका है हुलिया बनाया। जैसे मान लो ये हुलिया बनाया जा रहा है, ठीक है, ये हुलिया बना रहे हम भाई, ठीक है, उसका ऐसे हुलिया बना दिया, और ये उसके बाल हो गए, ठीक है, इस तरह से ये हुलिया प्रथा। मान लो ये चेहरा बनाते कैसे, ठीक है, ये हुलिया प्रथा होगी। एक जो कि दाग वाला प्रथा, जैसे मान लो ये घोड़ा है, घोड़े के लिए मेनली यूज किया जाता था, ठीक है, घोड़ा बना ही देते हैं यार। अब क्या, सब तो इतना बोल ही रहा है, तो बोलेंगे सर जो है कितना टैलेंटेड है, नहीं, अरे तो भाई वो टैलेंटेड, तुम क्या पता, टैलेंटेड तो बहुत बचपने से, पर कभी वो होता ना घमंड नहीं किया, मौका नहीं मिला। घोड़ा भी बन हो सकता है, कोई और जानवर बन जाए, बट उसको घोड़ा ही समझना है, ठीक है। अभी तो घोड़ा लग रहा नहीं, अभी तो घोड़ा लग रहा है यार, ठीक है, चलो बढ़िया। ये जो है घोड़ा बना दिया भाई, जिसको नहीं पसंद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये घोड़ा है। दाग का मतलब होता है कि यहाँ पे जो होता है जानवर जो आता था ना उसको कह लें कोई ठप्पा लगा देते थे ऐसे, मतलब जैसे, तो इससे पता चल जाता है कि ये बढ़िया है कि नहीं, है ना, उसका पहचान करने के लिए। क्योंकि लोग पहले जो है ना बहुत कमजोर चूतिया टाइप का घोड़ा लेके आते थे, है ना, वो चूतिया टाइप का घोड़ा जो युद्ध में काम नहीं आता था, फिर वो जैसे मान लो कोई ऊपर बैठा वो चल ही नहीं रहा है, वो बीमार हो जाता, गरीब हो जाता, इस तरह से। तो स्वस्थ जो है और अच्छे घोड़ों का करने के लिए निगरानी ठप्पा के तौर पर उसी को बोलते थे दाग प्रथा, इसी को बोलते थे, ठीक है। घोड़ा गायब हो गया, अब घोड़ा खत्म कर दिया, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ दाग व हुलिया प्रथा को अत्यंत कठोर ढंग से अपनाया। देखो है ना, जस्ट तुरंत जो है अलाउद्दीन खिलजी आता है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश में जो पहला जो शासक रहता है ना वो बोलता है गयासुद्दीन, वो बोलता है कि एकदम गयासुद्दीन फॉलो करता है, मतलब इसको खिलजी को, है ना, तो क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी को, तो ये सेम ये भी रखता है।
जो हुलिया प्रथा और दाग प्रथा दोनों जो होते हैं ना, ये फॉलो करता है उसको। ये बोलता है कि नहीं, इसका ये बहुत अच्छा चीज था। सबको पता है ना कि अलाउद्दीन खिलजी कितना पावर, मतलब जब तक जितना भी समय रहा, इट्स मतलब गजब वो इंसान था सच में। उसने बहुत बढ़िया, मतलब जितना भी बोलोगे ना उसके बारे में मेरे को तो अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, उसका देखो गुंडा तो थोड़ा सा था, गुंडा सा भी थे। और सैनिकों का स्वयं निरीक्षण करने की प्रक्रिया उसने शुरू की, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक सैनिकों को वेतन रजिस्टर यानी वसीलत ए हशम की स्वयं जांच करता था। वो खुद जांच करता था कि देखो कि सब वेतन रजिस्टर, मतलब वेतन मिला कि नहीं, क्या मतलब पूछता था, वेतन मिला आप लोग को, कहाँ है आपका रजिस्टर। बोले कि रजिस्टर, हाँ लेके आओ, देखते हैं किसको किसको मिला। नाम पूछता था, हाँ आपको मिल गया, जैसे हाँ शौकत अली मिल गया, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरह से खुद ही चेक करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सैनिक अधिकारियों को उनकी वेतन इक्ता के रूप में, अब देखो इक्ता वाला बकचोदी स्टार्ट हो गया, ठीक है। इक्ता के रूप में वेतन नहीं मिलता था। वो देखो, वो तो पैसे दे रहा था डायरेक्ट, क्या बोलते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी बोले क्या है, नहीं ना, आप इक्ता पिक्ता कुछ नहीं, अपने जो है पैसे लेके जाओ, नगद पैसे तुरंत। वो अब जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये वेतन इक्ता के रूप में और सैनिकों को नकद धनराशि के रूप में देता था। वाह, मतलब सैनिक अधिकारियों को तो उनका वेतन इक्ता के रूप में, और सैनिकों को, सैनिक अधिकारियों को, देखो ध्यान रखना, सैनिक अधिकारियों को तो वो इक्ता रूप के रूप में देता था, और सैनिक नॉर्मल सैनिक जो है, जब जो सैनिकों के हेड है, अधिकारी है, तो उनको तो जमीन के रूप में देते भाई, ये लो इक्ता, ठीक है। पैसे वेतन जो है इक्ता के रूप में देता था, और जो नॉर्मल जो सैनिक है उनको तो पैसे के रूप में देते, बोला ठीक है पैसे लेके जाओ, तुम तो गरीब ना हो, सैनिक ना हो, ठीक है। उनको नगद धनराशि के रूप में दिया जाता था। जो सैनिक सेनाध्यक्षों के अधीन होते थे, उन्हें सीधी शाही खजाने से वेतन का भुगतान किया जाता था। और जो सैनिक सेना अध्यक्ष जो है उसके अधीन होते थे, मतलब उसी के नीचे रहते थे, तो उनको सीधे ही शाही खजाने से पैसा दिया जाता था। बोले ठीक है ले जाओ यार, क्या चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में विविध कारणों से दिल्ली सल्तनत का आकार छोटा हो गया, और इसी के साथ साथ सेना की संख्या और संगठन में भी गिरावट आई, ठीक है। संख्या में भी और संगठन में भी गिरावट आई, ध्यान रखना। भाई साथ सिंपल है भाई, जब दिल्ली का आकार छोटा होगा तो सेना कहाँ से बढ़ेगी। सेना का आकार भी तभी बढ़ता है जब तुम्हारा क्षेत्र खुद विस्तार करता है कि नहीं। फिरोज ने हुलिया, दाग प्रथा, सैनिक जांच जैसे कुछ पुराने सैनिक सुधारों को बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया, पर उसका अस्थिर नीति के कारण सैनिक शासन अनुशासन बहुत कमजोर हो गया। मतलब ये कोशिश ये सभी कर रहा था, फिरोज शाह तुगलक भी पूरा हाथ पांव मारा था कि एकदम पूरा दाग प्रथा सबको एकदम बेहतरीन किया जाए, पर जो अलाउद्दीन में बात थी ना, वो ना तो इनमें होगी, ना थी, ना कभी आ पाएगी। अब तो क्या आ पाएगी, अब तो ये लोग मर गए है कि नहीं। तो जो अलाउद्दीन की बात थी ना, उसी ने मेंटेन करके रखा था, उसने दिमाग लगाया। वो मतलब क्या बोलते थे कि स्टार्टअप पर्सन था। अगर आज वो होता ना तो शायद ओयो खोल देता, ओयो उससे पहले उस ओयो जैसी कोई संस्था खोल देता, ठीक है। ठीक है, देखो फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने के स्थान पर इक्ता के रूप में, यानी वेतन जो है इक्ता के रूप में, जिसको वजह बोलते थे, ठीक है, के रूप में वेतन प्रदान करने की प्रथा फिर से चलाई। फिरोज शाह तुगलक बोले ठीक है, इसको जो है नगद वेतन मत दो, इनको जो नगद वेतन की जगह जमीनें दे दो, ठीक है। अब जो है सैनिक नगद वेतन के स्थान पर भूमि या गांवों के लगान के रूप में वेतन पाने लगे, वे वजहदार कहलाने लगे, ठीक है। वजहदार, मजेदार की जगह वजहदार कहलाने लगे। बोले ठीक है, कुछ तो कहला रहे हैं, वजहदार की जगह मजेदार ही ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। और देखो फिरोज शाह तुगलक ने कठोर अनुशासन बनाए रखने में असमर्थ रहा, अंत सल्तनत की सैनिक स्थिति कमजोर पड़ गई। फिरोज शाह तुगलक में नई बात है, मतलब कठोर अनुशासन बनाने की कोशिश तो करता था, पर नहीं हो पाता, हो ही नहीं पाता था इसे, ठीक है। लोधी शासकों के समय में सेना का सामंती रूप से पुनः प्रकट हुआ। सामंती रूप जो है फिर से लोधी रूप में जो है, लोधी भाई का सामंती रूप जो है फिर से, मतलब सैनिक और सेना का सामंती रूप प्रकट होने लगा। सैन्य व्यवस्था की यह त्रुटि बाबर के लिए सहायक सिद्ध हुई। और ये जो है उनका ये भाई देखो, सामंतीकरण जो है ना सही नहीं होता। सामंत वाले जो है चूतिया बना के लास्ट में राजा का ही काट के राजा को मार के और खुद कुछ ना कुछ बन जाते हैं। तो ये जो है इसका फायदा जो है बाबर को मिला। ये पुनः सामंतीकरण हो रहा है ना, तो इसका फायदा और बाबर को मिला, ये बोल रहा है, ठीक है। भाई सामंत लोग जो है ना राष्ट्र में राजा का ही चूतिया काट देते हैं, जो है राजा को मार मुर करके कुछ नक्की कर देते हैं, जो फिर क्या होता है ना, फिर वो सामंत ही जो कुछ ना कुछ बांट लेते हैं। तो इसका फायदा जो है बाबर ने उठा लिया धनाक से,
ठीक है। सल्तनत काल में सेना का मुख्य अधिकारी अश्वारोही दल के रूप में था। किस रूप में? अश्वारोही, घोड़े पर बैठे रहते। दूसरा वर्ग जो है गज सेना पर आधारित था, आधे पर बैठा। तीसरा वर्ग जो है पैदल था, मतलब पैदल चलो तुम साले। ठीक है। सैनिकों का था जिसे पायक कहा जाता है। पायक मतलब पाया पी के चलते थे, एकदम पाया पी लिया, एकदम गड़गड़ा बिंदा वाला, अरे पी लिया पाया, एकदम टुन है आप तो टेंशन ला, पूरी दुनिया चल देंगे पैदल ही। बोलो बहुत बढ़िया। पायक, पायक अगर गायक भी होते तो बढ़िया रहता। क्या गाना गाते हुए चलते सब, मतलब थे। सल्तनत काल में बारूद, गोले व तोपखाने का निर्माण नहीं किया गया था, ये ध्यान रखना। ना तो उनके पास बारूद था, ना ही उन गोले उनके अपने वाले थे, ठीक है, और तोप भी उनके अपनी वाली थी, ठीक है। तोप और गोले जो है उनके अपने वाले थे, ठीक है। जो अपने वाले तोप और गोले थे ना, वही थे उनके पास, तो रियल वाले जो है वो नहीं थे, ठीक है। ये ऐसे याद कर सकते हो, उनके गोले तोप खाने बारूद इनके पास की बात नहीं था, ठीक है। इतना दिमाग इनके पास होता तो फिर, ठीक है। मजनिक, कुशंक चीर तथा अरादा आदि यंत्रों का उपयोग पत्थर एवं धातु के गोले फेंकने के लिए किया जाता था। मतलब जो मजनिक, कुशंक जीर व अरादा आदि यंत्रों का उपयोग पत्थर व धातु के गोले फेंकने, पत्थर और धातु के गोले फेंकने, बारूद तो था नहीं इनके पास। चरख यानी शिला प्रेक्षास्त्र तथा फलाखून, गुलेल का भी प्रयोग किया जाता। गुलेले चला रहे हैं तो गुलेल तो आज के बच्चे चलाते हैं कि नहीं, चलो कोई नहीं भाई, अपना जैसा क्या बोलते हैं औकात रहेगा, जैसे जिस तरह का उनका लेवल रहेगा वैसा नहीं करेंगे। गुलेल चला रहे हैं, चरख चला रहे हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। देखो फलाखून मतलब फल के खून निकाल सकते हो, फल का खून निकालता है कि नहीं भाई। गुलेल से तो फल ही मारेगा इंसान, कहाँ मारेगा, है कि नहीं। ज्यादा क्या माथे में मार दोगे, आंख में मार दोगे, आंख में तो ये ज्यादा, चलो ठीक है बढ़िया, जितना इनसे हो पाया इन्होंने किया, क्या है कि नहीं। अब सल्तनत कालीन के प्रमुख विभाग हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, कौन कौन से थे, फिर अधिकारी और उनके कार्य क्या थे। तो देखो, दीवान ए विजारज, वजीर का विभाग था। विजारज वजीर याद रहेगा। वित्त संबंधी लोक एवं लोक प्रशासन के क्या है ढक दिए, प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण इसका। वित्त संबंधी कार्य लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर। देखो वजीर जो होता है ना, काफी बड़ा पद होता है, ठीक है। और ये वित्त संबंधी मतलब वजीर से मतलब होता है पैसा वाला, थोड़ा सा वजीर, विजारत, ठीक है। देखो विजारत, तो विजार और जार को बीच में हटा, वित्त हो जाएगा। दीवान है वित्त, जार को हटा दो था ना, तो ये वित्त हो गया। तो वजीर भी ऐसे वजीर आ जाएगा, तो वित्त से संबंधित जो भी कार्य होगा ये देखिएगा, ठीक है। एवं लोक प्रशासन से संबंधित विभाग पर भी यह नियंत्रण करता है, ठीक है। अब दीवान अर्ज करो कुछ, दीवान अर्ज कुछ करो अर्ज। तो ये अर्ज जो है ये सैनिक ही करेंगे, ये सैन्य विभाग से संबंधित है, बलबन द्वारा स्थापित है ये, ठीक है। सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण, सैनिकों का निरीक्षण, ये सब जो है इसमें किया जाता है। भाई सैनिक से संबंधित जो बकचोदी होगा कर लेंगे, ठीक है। दीवान रियालत, ठीक है। रियालत मतलब जो है बाहर, विदेशी या धार्मिक विभाग बोलते थे, विदेश विभाग या धार्मिक विभाग। विदेशी संपर्क एवं कार्य। रिया चक्रवर्ती जो है समझ लो कि बाहर चल गई, रिया को लत पड़ गई मतलब बाहर से कुछ आ रहा है उसी से उसको लत पड़ी, मतलब वो बाहर से आई रिया, तो उसको बाहर से आई तो उसको लत पड़ गई, तो रिया से रिसालत, ऐसे याद रखो, रिसा या फिर रीस जो होती है ना, वो बाहर वाले लोगों पे आती है, अंदर वाले पे अपने पे नहीं आती है, तो विदेशी बोल सकते हो, धार्मिक विभाग भी बोल सकते हैं। तो विदेशी संपर्क एवं कार्य स्थापित करना ये इसका काम था। फिर दीवान इंशा या दीवान अशरफ, क्या बात है, शाही सचिवालय था, जिसमें क्या होता ना कि शाही घोषणाओं एवं पत्रों व मसविदे तैयार करना, शाही घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नर को पत्र भेजना, जो भी शाही काम होते थे ना वो सब यही, जैसे कि भाई किसी गवर्नर को कुछ बोलना है राजा को, तो वो काम जो है यहीं से होता था, ठीक है। फिर भी कुछ देखो ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जाता था, राजा लोग भी खूब करते थे, नहीं काम तो करते। दीवान एक कोही, किसानों संबंधित है। कृषि विभाग बोले, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित है ये कोही, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। कोही आएगा लाएगा दिल को चैन, बसीरे में तो नाचो, तो ये वो वाला गाना गाता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। कोही आए, तो मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग द्वारा स्थापित, कृषि भूमि का विस्तार करना, माल गुजारी को सुदृढ़ करना इसका काम था, ठीक है।
दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है, राजस्व विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित है, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी। मुस्त 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 खराज, मुस्त खराज, खराज से याद है खिलजी, ठीक है, मुस्त खराज। तो इसमें क्या था ना, बकाया भू राजस्व की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों को बकाया राशि की जांच करना तथा उसे वसूलना। याद रहेगा, देखो याद ऐसे रहेगा, देखो बकाया भू राजस्व की वसूली करना, जो भी बकाया, देखो इसका काम क्या था, भू राजस्व से संबंधित है, भू राजस्व का वसूली करना जो बचा है, और राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों की बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूलना, ठीक है। अब एक जो है इसमें बचा है दीवान इस्तिहाक, इसको बोलते हैं पेंशन विभाग, है ना, इस्तिहाक मतलब इसका हक है क्या चीज पे, पेंशन पे, बोलते हैं ना बूढ़ाओं लोग को, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनको बोले इनका हक के बेचारे जो है, ठीक है, ऐसे वो ऐसे दलन के दिया मस्त है ना। तो दीवान इस्तिहाक जिसको बोलते हैं अवकाश, जिसमें क्या होता है ना, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक, देखो ये मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी, बीच में क्यों डाला अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को ऊपर डालना चाहिए था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, है ना। इसका इस्तिहाक जो है, इस्तिहाक जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया। पेंशन, अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना और सैन्य अभियान में मृत सैनिकों को आश्रितों को मदद देना, जो मर गए बेचारे सैन्य अभियान में जो लोग थे उनके जो घर वालों को कुछ कुछ मदद देना। ये जो है दीवान है बदगान, ये बदगान जहाँ तक मेरे को है ये दासों से संबंधित है ना, दास, ये तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक के पास बहुत, फिरोज शाह तुगलक के पास बहुत ज्यादा दास थे, दास विभाग जो है इसी ने अलग बनाया। देखो फिरोज शाह तुगलक, दासों की संख्या में वृद्धि करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, हुआ अलग से दास के लिए इसने बना दिया ग्रुप भी, क्या बात है। फिरोज शाह तुगलक दास के लिए बहुत फेमस है, ये ध्यान रखना। डांस बहुत मस्त था इसका ऐसे भी डांस बहुत अच्छा आता था, और दास के साथ ये डांस करता था, ठीक है। फिर जो है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी हैं, उनके कार्य हैं, ये पढ़ देते हैं, इसके बाद में वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। देखो आरी जयमू मालिक याद होना चाहिए, ये पूछ सकता, देखो ये जो है ना आरी जयमू मालिक सैन्य विभाग का ये प्रधान होता था, ठीक है। आरी जयमू मालिक, इसके मुमालिक जो है वो सैन्य विभाग की है, ठीक है। आरी जयमू मालिक है सैन्य भर्तियों का प्रमुख कार्य करता था, भर्ती के जो है मेन हेड है सैन्य का, ठीक है। सद्र उस सद्र धार्मिक मामलों का प्रधान, सद्र जो है नॉर्मली कहीं पे तुमको दिखे पीछे तो वो धार्मिक मामलों से संबंधित होता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। सद्र उस सद्र, वकील ए दर, वकील ए दर, वकील जो है ये राजा के व्यक्तिगत व घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था, व्यक्तिगत एवं घरेलू कार्य, घरेलू कार्य मतलब ये घर की वकालत कर रहा है, ये पर्सनल जो वकील है जैसे मतलब, ठीक है। बरीद उल मुमल्क जो है गुप्तचर, बरीद मतलब बरीद, देखो ऐसे बोलते हैं ना, इसको बरी कर दो जो है आदमी को, इसको बरी कर दो जो है, ये जो है गुप्तचर वाला काम करेगा, बरी कर दो इसको, और ये जो है गुप्तचर का वाला काम करेगा, ठीक है। बरी होकर ये क्या करेगा, गुप्तचर वाला काम करेगा, ठीक है। हम दिखाए मुहतसिब जो होता है शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला, वाह। मुहतसिब मतलब ये मुंह देखेगा और उसका तसीब लगाएगा, मतलब शरीयत के अनुसार जो है मुंह देख के बता देगा कि कैसा आचरण करने वाला लोग है, ठीक है। आचरण का निरीक्षण मतलब मुंह देख के ही बताएगा कि हाँ ये है, ये हाँ ऐसा लग रहा है, ये बात कर रहे होंगे, इस तरह से ये बात करता है। पहले ऐसे रोज राजा जो है लोग पहचान करवाते थे कि देखो बेंचत कोई अपने प्रति उल्टा तो नहीं चल रहा है, कोई अपनी मारने की तो नहीं सोच रहा है, इस तरह से। और अब देखो मुत शरीफ, जो मूत शरीफ है, मूत रहे हैं मतलब शरीफ लोग जो है मूत रहे हैं, उनके बारे में बात करना है यहाँ पे, उनके बारे में नहीं है, कारखानों की देखभाल करने वाले, तो वो मूत रहे कारखानों के किनारे, ऐसे याद, नियंत्रण हिसाब व लेखा जोखा तैयार करने वाला, कारखानों की देखभाल नियंत्रण व हिसाब का लेखा जोखा करने वाला, ठीक है। तो है तो ना, जो शरीफ आदमी है मूत के कहाँ जाता है, कारखानों की देखभाल करने, ठीक है। बोला कि ठीक है चलते हैं यार, यहाँ तो स्मूथ तो कर ली। अमीर आखुर, ठीक है, अमीर आखुर, तो आखुर पता ही है, आखुर मतलब खुर किसका होता है, घोड़े का, ठीक है। और अमीर लोग पास घोड़े बहुत होते हैं, तो घोड़े तो अश्वशाला का प्रधान जो होता है वो इसमें होता है। कारकून, तो कारकून ध्यान रखो, कारकून मतलब कार में खून लग गया है तो कैसे
कार में खून कैसे लगा, भूमि कर का हिसाब करने वाला। तो भाई देखो उसने किया था ना, कार जो है वो भूमि कर जो है जो जितना भी है उसका हिसाब करने वाला था, तो उसका खून कर दिया। पुलिस ने गलत जो है भूमि कर का हिसाब किया। कार में खून लगा हुआ था किसी का, है ना, या कार खरीद लिया उसने, खून ने कैसे, भूमि कर का हिसाब कर करके। भूमि कर का हिसाब करने वाला, ये सिर्फ जो है उस हिसाब करने वाला, इसने हिसाब गलत किया होगा तभी इसका खून हुआ। ठीक है, ठीक, कार में इसका खून हो गया था। अजीब हाजिब, क्या बोलते हैं, अमीर हाजिब। देखो, दरबारी शिष्टाचार के नियमों का लागू करना, हाजिब, हाजिब, ठीक है, मतलब दरबारी शिष्टाचार के नियमों का लागू करता था। दरबारी जो दरबार में कैसे शिष्टाचार तरीके से रहना है उसको लागू करता था। ठीक है भाई, हाँ जी आप जो है, हाँ जी ये बोलता, हाँ जी आप दरबार में आ गए हैं, इसके बाद मैं आपको कैसे शिष्टाचार से रहना है ये मैं ही बताऊंगा, नहीं तो आपकी जीभ काट दूंगा। ठीक है, हाँ जीभ, ठीक है। अमीर बहर, बाहर निकले साले, आंतरिक नौकायन व जल मार्गों का निरीक्षण करके। अब बोले ये देखो ये जमीन है, या जमीन से बाहर निकलो, ये जो है बाहर, ये हमारी पौड़ी चल रही है, वो बोलता नहीं, ये हमारी, वो बोलते थे ये हमारी जमीन है, ये हमारा समुंदर है, और ये हमारी नावें चल रही है। ठीक, ऐसे, ठीक है। अमीर बाहर, बाहर निकलो साले और जाके नौकायन करो, नौकायन व जलमार्गों का निरीक्षण। ठीक है। अमीर है तुजुक, तुजुक है बाबरी, ऐसे करके भी था ना एक तुजुक, तो तुजुक तो उत्सवों का आयोजन करने वाला है। तुजुक मतलब समझ सकते हो, त्योहार। तुजुक मतलब तुजुक, तुजुक मतलब, तुजुक मतलब ये तो क्या हो गया, उत्सव हो गया है। आदमी के लिए बोलता है ना आदमी लेडीज को तुजुक, ठीक है। तुजुक मतलब ये उसका उत्सव हो गया, तो उत्सव का आयोजन करने वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब वैसे दिमाग में मत लेना, बस याद करने के लिए। ठीक है, माइंड मत करना। ठीक है। सहना है मंडी, मंडी को सहना है भाई, तो क्या हुआ, सिंपल नाम से बाजार मूल्य नियंत्रण करना, बाट माप की जांच करना ना, ये सब नॉर्मली जो करते हैं ना हम लोग। मंडी कैसे सहेगी ना, तो अगर कोई गलत बाट माप का जांच करना, अगर गलत करेगा तो मंडी नहीं सहेगी, इसलिए बोला सहना है मंडी, मंडी को सहना है। ठीक है। कोतवाल, कोतवाल किसको बोलते हैं बताओ। अरे कोतवाल जो शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उतरा, बोला कोतवाल की तरह आ गया, शांति व्यवस्था को ध्यान रखता जो ना उसी को कोतवाल बोलते हैं। ठीक है, शहरों में। सहना है पील, ठीक है, सेना है पील, हाथियों की सेना का प्रमुख। अब देखो कहीं से यहाँ चल रहे, देखो ये पील जो है ना, पील मतलब सहना है पील, किसको सहना है, हाथियों को सहना है, हाथियों का पीला जो है सहना है, सही, ठीक है, हाथियों का सेना का प्रमुख ध्यान रखना, बहुत मुश्किल है ये, हाथ से हाथ सहना है पील, ठीक है ना, सहना है तो पील मतलब किसका, हाथियों का जो पीला है इसको सहना है। ठीक है, तो हाथियों की सेना का प्रमुख। सर ए जानदार, सुल्तान के अंग रक्षकों का मतलब जान जो है, जो जानदार मतलब जो जान दे सकता है, सर मतलब सुल्तान के लिए, सर ए जानदार मतलब सर भी दे सकता है, जान भी दे सकता है सुल्तान के लिए, वो आदमी कौन है, अंग रक्षक है। ठीक है, अंग रक्षकों का प्रमुख है। हो गया। तो आज हम लोग इतना ही बात करेंगे किसके बारे में, कल हम लोग अर्थव्यवस्था और जो सल्तनत कालीन की अर्थव्यवस्था है, कल नहीं होता वो आज ही बनाऊंगा, और उसको कल कहना पड़ता है क्या, ताकि ऐसा लगे कि डेली डेली। थैंक यू।